होता है। और भारत वात प्रकृति का देश है, देशों की प्रकृति होती है वात प्रकृति, क्योंकि गर्मी है, ज्यादा इलाके में गर्मी है, वात प्रकृति का देश है, रुक्ष देश है। चेन्नई जैसे 2-4-10 बड़े शहरों को छोड़ दो जो समुद्र के किनारे हैं, बाकी देश रुक्ष है। रुक्ष माने सूखी हवा चलती है, तो रुक्ष है तो वात ही होगा। तो वात प्रकृति का देश है, इसलिए दौड़ना तो यहां बिल्कुल निषिद्ध है, दौड़ना तो नहीं, रनिंग तो बिल्कुल नहीं, वो ट्रेडमिल पे दौड़े वो भी नहीं, एक्सरसाइजर लाके उस पे भी दौड़े बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो स्लो हैं, जिनमें वायु ना बढ़े, तो सबसे अच्छा उन्होंने बताया सूर्य नमस्कार आपके लिए। अब आप चाहे आसन के रूप में माने या उसको व्यायाम के रूप में माने, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आप सीख लें सूर्य नमस्कार, किसी ने सीखा है वो दूसरे को सिखा दे, नहीं तो इस पर अलग से एक आप सेशन कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। दूसरे कुछ व्यायाम है आपको, तो वो व्यायाम में छोटे छोटे स्तर पर दंड बैठक, छोटे छोटे स्तर, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी दंड बैठक है। और छोटे छोटे स्तर के कोई भी व्यायाम जिसमें बहुत तेजी से पसीना ना निकले, सीधी सी बात, घर में हो तो बहुत अच्छा। अब वैसे माताओं को तो भागवत जी कहते हैं कि व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत ही नहीं है। अगर वो रसोई घर के भोजन में लगी हैं तो बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं, जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सिलबट्टे पे चटनी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप कहेंगे हम करते नहीं है, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, करने लगे आप। मिक्सी का उपयोग कम करें, सिलबट्टे का ज्यादा करें, चक्की का उपयोग ज्यादा करें, मिक्सी का उपयोग कम करें, बाजार में जो इलेक्ट्रिक चक्की है उसका उपयोग कम करें। वो मैं पहले भी बोल चुका था, अभी भी बोल रहा हूं कि आप चक्की को चला के आटा पीसेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होने ही वाली है, क्योंकि इसमें घर्षण कम है। और घर्षण कम है ना, तो अनाज धीरे धीरे पिसेगा, और अनाज धीरे पिसेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और वात वाले देश में टेम्परेचर बढ़ना नहीं किसी भी चीज का। और आप इलेक्ट्रिक चक्की में पिसवाएंगे ना, बहुत तेज घर्षण है, तो अनाज में नाश हो जाएगा, पौष्टिकता कम होने ही वाली है। तो हाथ की चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, और ये बिजली वाली चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, एक ही मिनट में अंतर पता चल जाए। तो अगर आप करें तो अच्छा है। फिर आप कहेंगे जी चक्की मिलती नहीं। मैंने चेन्नई में देखा 2 लोगों को जो चक्की बना के देंगे, आप अगर उनको ऑर्डर दें तो। पत्थर वाले लोग यहां हैं, मैं 6 दिन से यहां घूम रहा हूं, सड़क पे दिखाई दिए, तो सिलबट्टा तो है उनके पास, चक्की नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाए, आप लेंगे तो बनाएंगे। 2-4 बना हुआ है तो वो भी। और आपको कहीं ना मिले तो जरूर मुझे करें फोन, तो हम कुछ ट्रक भर भरा के राजस्थान से, गुजरात से भिजवाएंगे आपके पास। ट्रक भर के ही भेजेंगे तभी सस्ती पड़ेगी, 1-2 आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। और आप अगर राजस्थान जाते हैं या गुजरात जाते हैं तो एक आध चक्की तो साथ में भी ला सकते हैं ना। AC 3 टायर में आप 60 किलो तक वजन ला सकते हैं, AC 2 में 100 किलो तक ला सकते हैं, और स्लीपर क्लास में 40 किलो तो ला ही सकते हैं कंफर्म टिकट पे। तो चक्की तो 20 किलो से ज्यादा होती ही नहीं है। तो आप भी जाएं कभी राजस्थान गुजरात तो 2 चक्की एक आदमी ला सकता है। तो आप लाएंगे चक्कियां तो क्या होने वाला है, वो जो बनाने वाले कारीगर बैठे हैं पत्थर वाले, उनका कुछ रोजगार तो बढ़े, कुछ रोजी रोटी चले, जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है। और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई, तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिए, दैहिक दैविक भौतिक, और दूसरों के दुख दूर करने में मदद करिए तो मोक्ष मिलेगा। तो आपने चक्की बनाने वाले का भौतिक दुख तो दूर किया, चक्की खरीदी तो पैसा तो मिला, गरीबी कम हुई, रोजगार बढ़ा, तो भौतिक दुख भी अगर आपने कम किया तो मोक्ष की तरफ जा। तो चक्की है, सिलबट्टा है, कोशिश करें तो व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम आप जरूर करें। और बहनों को, माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है, भागवत जी कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग माने आगे झुकना। तो जितनी बार आप आगे झुकें, ध्यान रखें कमर से झुकें हमेशा, तो जिंदगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का। आगे कमर को छोड़कर कहीं से भी झुकेंगे तो तकलीफ है। कोशिश करें कमर से झुकें, जितना झुक पाते हैं वहीं तक झुकें, जरूरत नहीं है कि नीचे तक झुकें। हो सकता है कमर से झुकें तो आपके हाथ घुटने तक ही आए, वहीं तक रहने दीजिए, सहज होकर करिए, असहज होकर मत करिए। तो थोड़ा व्यायाम
15-20 मिनट में पसीना आ जाएगा, उतना काफी। फिर उसके बाद मालिश, आपको भी मालिश जरूरी है, क्योंकि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विकृत ना हो। तो आपको भी बच्चों की तरह ये बात ध्यान रखनी है कि सिर की मालिश ज्यादा, कान की भी मालिश ज्यादा, और बाकी शरीर की तो करनी है। और शरीर में सबसे ज्यादा मालिश तलवे की, पांव की। मालिश के बाद स्नान, स्नान उसी तरह से उबटन आदि से, और फिर भोजन, भोजन के बाद विश्राम 20 मिनट, फिर आपका काम, फिर रात्रि का माने शाम को 6-7 बजे का भोजन। इस तरह का नियम है पित्त वालों का। और वात वालों के लिए क्या है? जिनकी उम्र 60 के ऊपर है उनके लिए बागभट्टी जी कहते हैं व्यायाम निषेध। जैसे बच्चों को निषेध वैसे उनको निषेध। उनके लिए मालिश बहुत जरूरी, जैसे बच्चों की वैसे वात वालों की। माने बुजुर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है, व्यायाम से भी ज्यादा। और मालिश करते समय ध्यान रखना है, सिर तलवे 2 चीज है, और कान भी। तो मालिश आप करें, व्यायाम करें तो बहुत ही हल्का फुल्का करें। लेकिन ये नियम बागभट्ट जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए, क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है। तो हो सकता है 1 घंटे तक भी ना आए और आप करते रहे। ये पित्त और कफ वालों के लिए है, सिर्फ वात वालों के लिए। तो वात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सकें। वैसे तो वात वालों के लिए बागभट्ट जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है, वो है दिशा निर्देश। बुजुर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्योंकि उन्होंने जीवन का सारा अनुभव ले लिया और वो अनुभव को मिलाकर आपको दिशा निर्देश कर रहे हैं। बाकी अपना पूजा पाठ, भक्ति वगैरह ज्यादा, क्योंकि इसमें मूवमेंट, बागभट्ट जी बोलते हैं कि वात के लोगों को मूवमेंट सबसे कम होने चाहिए। तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं, ज्यादा इधर उधर नहीं, आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचाते हुए उतना। तो मैंने कोशिश की कि आपको 1-1.25 घंटे में तीनों प्रकृति के लोगों की दिनचर्या बता सकूं। अब 30 तारीख को मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा तो कुछ बातें इसमें आ जाएंगी। अभी मेरा आपको विनम्र निवेदन है कि आप चाहें तो प्रश्न पूछें, लेकिन निवेदन दूसरा है कि जब तक प्रश्न का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रश्न पूछा वो आपके लिए भी बहुत काम का हो। मेरे पास एक स्लिप आ गई है लिख के, जरा इसको मैं बता दूं। मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या? ये प्रश्न है। कल मैंने गोमूत्र का महत्व बताया था ना, तो मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या? मनुष्य का मूत्र भी औषधि के रूप में काम आता है, और बागभट्ट चिकित्सा में उसके लिए 2 सूत्र हैं। उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते हैं, माने अपना स्वयं का मूत्र पी सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप संपूर्ण शाकाहारी होने चाहिए। संपूर्ण शाकाहारी माने मांस ना खाएं, मदिरा ना पिए, और आप ये जो है अंडे वंडा ना खाएं, तो आप अपना स्वयं का मूत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र है, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा दोनों में क्या? तो बागभट्ट जी ने बहुत स्पष्ट कहा, हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा। अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्ध है तो वो पिए, नहीं उपलब्ध है तो आप स्वयं का मूत्र भी पी सकते हैं। अब स्वयं के मूत्र में वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठें और पहला मूत्र हो वही उपयोगी है, बाकी दिन भर का नहीं। उठें और पहला मूत्र, और पहले मूत्र को भी कलेक्ट करने की विधि उन्होंने बताई है। वो विधि क्या है कि आप मूत्र करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़ें, शुरू का 2, 4, 5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर तक छोड़ें, और अंत का बिल्कुल छोड़ें, बीच वाला यही आप पी सकते हैं। तो आप बोलेंगे किस किस बीमारी में काम आएगा? कम से कम आपका स्वयं मूत्र 100 से 103 बीमारियों में काम आएगा। वात की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा, पित्त की बीमारियों में भी काम आता, थोड़ा कम आएगा। और उसके साथ आयुर्वेद की कुछ औषधियों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी इतना ही कहता हूं, अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन हम करें तो अच्छा होगा।